नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम 5 बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि हमने न्यूज़पेपर से लिए हैं उन पर चर्चा करेंगे। इन टॉपिक्स को लेने का ये रीज़न है कि ये आपके सिलेबस से डायरेक्टली लिंक्ड है, तो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बल्क में भरकर करंट अफेयर देने की स्ट्रैटेजी हमारी नहीं है। हम चाहते हैं आप केवल उतना ही पढ़ें जितना आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट है, जिसको रिवीजन करना आसान है और जो आपको हाईली आउटपुट देगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हर न्यूज़ का पहले हम कंटेक्स्ट समझेंगे कि वो न्यूज़ में क्यों था, और क्योंकि कंटेक्स्ट कभी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता तो फिर उस न्यूज़ के बारे में जो हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारा पहला टॉपिक विशेष चिंता का देश, इसको कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न भी बोला जाता है। देखिए, अमेरिका में एक निकाय है जो उन देशों की सूची निकालता है जिन देशों के अंदर धार्मिक अधिकारों का पालन सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा, या आप कह सकते हैं एक टॉलरेंट की नीति जिन देशों में नहीं है, और ऐसा उस अमेरिकी निकाय को लगता है। उन देशों के नाम को लेकर एक सूची ये लोग निकालते हैं। इस सूची में चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के अलावा 11 और कंट्रीज़ हैं और भारत का भी नाम इसमें शामिल है। तो कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में टोटल 14 देश हो जाते हैं। आइए एक एक करके समझते हैं। देखिए, इंडिया डेजिग्नेशन बाय द USCIRF, ये हमारी न्यूज़ थी जिसमें बताया गया था कि USCIRF क्या है और कौन कौन सी वो कंट्रीज़ हैं जिनको कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न जो है डेजिग्नेट किया गया है। देखिए, विशेष चिंता का देश ये संयुक्त राज्य सचिव द्वारा एक पदनाम है, मतलब एक वर्ड है, आप कह सकते हैं एक नेम दे दिया गया है किसी लिस्ट को। और ये जो नाम निकालते हैं, ये जो लिस्ट निकलती है, दरअसल ये एक्ट के तहत निकलती है। वो कौन सा एक्ट है? अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 1998। इसके अंदर, इस एक्ट के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता के विशेष रूप से गंभीर उल्लंघन वाले जो दोषी राष्ट्र हैं उनके रूप में कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न को जो है परिभाषित किया गया है। एक बार और समझते हैं आसान करके। देखिए, यूएस में एक एक्ट है, उस एक्ट के तहत जो धार्मिक अधिकारों के विशेष रूप से उल्लंघन करने वाले दोषी देश हैं उनके लिए एक सूची निकाली जाती है कि भाई ये कंट्रीज हैं, इनके यहाँ पर देखिए ऐसा हो रहा है, और उस लिस्ट के लिए उन्होंने एक नाम रख दिया है जिसका नाम उन्होंने कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न रख दिया है। तो इतना हमने समझा। इसके बाद देखते हैं कि ये जो शब्द है कि धार्मिक स्वतंत्रता का विशेष रूप से गंभीर उल्लंघन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि धार्मिक स्वतंत्रता, रिलीजियस फ्रीडम का लगातार लंबे समय तक गंभीर उल्लंघन व्यवस्थित रूप से हो रहा हो, जैसे अत्याचार हो रहा हो, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार हो रहा हो, आरोपों के बिना लंबे समय तक अगर आप नज़रबंदी रख रहे हैं, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को, व्यक्तियों का जो है अपहरण हो रहा है या गुप्त हिरासत से व्यक्ति जो है लापता हो जा रहे हैं, या फिर जीवन स्वतंत्रता और व्यक्तियों के सुरक्षा के अधिकार से इनकार। अब बताइए, क्या भारत में ऐसा हो रहा है? लेकिन यूएस को ऐसा लगता है, और यूएस के भी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है, तो उन्होंने कहा है कि क्योंकि ये सब भारत में भी हो रहा है, चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के बराबर उन्होंने हमारे देश को रखा है, और इस लिस्ट में भारत का नाम उन्होंने जो है शामिल कर दिया है। हालांकि एक बेहद इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो इसकी रिकमेंडेशन है किस आयोग की, इसका नाम है देखिए USCIRF, यानी कि अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग। इसकी जो सिफारिशें हैं वो अमेरिकन गवर्नमेंट पर बाध्यकारी नहीं है, यानी कि वो जो इसने रिकमेंडेशन दी है कि भाई इन कंट्रीज़ के अंदर रिलीजियस फ्रीडम को लेकर बहुत ही अपराध देखने को मिल रहे हैं, तो गवर्नमेंट नहीं भी मान सकती कि आपकी जो रिकमेंडेशन है उनको हम स्वीकार नहीं करते हैं। और पिछले 2 सालों से भारत को लेकर ये लगातार रिकमेंडेशन दे रहे हैं और अमेरिकी गवर्नमेंट ने उनको स्वीकार नहीं किया है। अच्छा देखिए, जो राष्ट्र इस लिस्ट में नामित हो जाते हैं उनको क्या फिर मतलब झेलना पड़ता है? तो देखिए, आर्थिक प्रतिबंधों के अधीन वो हो सकते हैं, यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट है वो उन पर आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता है।
देखिए, दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति की निगरानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर संयुक्त राज्य आयोग, जिसको बोलते हैं USCIRF, वो IRFA के द्वारा बनाई गई क्या है, एक अलग एजेंसी है। यानी कि जो US के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उसमें से किसी एक डिपार्टमेंट के अंदर ये ऑटोनोमस एक स्वतंत्र एजेंसी है। आपको ये ध्यान रखना है प्रीलिम्स के लिए। देखिए, आपकी जो स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है वो ये वाली है कि इसकी जो सिफारिशें हैं वो सरकार पर बाध्यकारी नहीं है। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक की ओर, राज्यपाल की शक्तियां, द पावर्स ऑफ गवर्नर। ये न्यूज़ में है। न्यूज़ में क्यों है? देखिए, तमिलनाडु की विधानसभा ने मंडे को एक प्रस्ताव पारित किया जिसके तहत MK स्टालिन की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कहा कि जो विश्वविद्यालयों के जो कुलपति हैं उनका चयन अब सरकार करेगी। पहले ये जो अधिकार था ये राज्यपाल के पास था, लेकिन अब उन्होंने राज्यपाल से इस अधिकार को लेकर सरकार को दे दिया है। इसको लेकर विपक्ष ने बहुत हंगामा किया है और उन्होंने इसको भारतीय संविधान पर एक प्रहार माना है। और विपक्ष का ये कहना है कि राज्यपाल की जो शक्तियां हैं उन पर एक कुठारघात है। आइए समझते हैं। देखिए क्या लिखा है, CM स्लैम्स गवर्नर फॉर रिफ्यूजिंग टू सेंड नीट बिल टू प्रेसिडेंट। अब देखिए ये न्यूज़ में है, यानी कि प्रेसिडेंट के पास बिल को भेजने की जो एक पावर होती है गवर्नर की, गवर्नर ने उस पावर का यूज़ नहीं किया। तो इसको लेकर भी देखिए जो वहाँ के CM थे उन्होंने उसकी आलोचना की है। तो देखा जाए तो चाहे वो नीट बिल को लेकर मामला हो, चाहे वो विश्वविद्यालय के कुलपतियों को चुनने का मामला हो, जो राज्यपाल है उसकी शक्तियाँ विवाद में हैं। तो हमारे लिए ये सब कंटेक्स्ट तो बस जानना जरूरी है। पढ़ना हमें क्या चाहिए, हमें ये पढ़ना चाहिए कि अगर संविधान के द्वारा राज्यपाल को कौन कौन सी पावर्स दी गई हैं। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है अनुच्छेद 153, जिसमें कहा गया है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। देखिए राज्य का जो प्रमुख होता है उसको राज्यपाल कहा जाता है। जैसे देश के प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति हैं। और संविधान कहता है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होगी, एग्जीक्यूटिव पावर्स जो होंगी वो राज्यपाल में निहित होंगी। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि राष्ट्रपति के समान ही राज्यपाल की शक्तियाँ होती है। फर्क बस इतना होता है, राज्यपाल का अधिकार केवल राज्य कानूनों तक ही सीमित होता है। कौन कौन सी शक्तियाँ हैं? देखिए कार्यकारी शक्तियाँ, एग्जीक्यूटिव पावर्स। इसके तहत क्या होता है कि जो राज्यपाल है वो जो बेसिकली चीफ मिनिस्टर के द्वारा जितने भी बिल उनको दिए गए हैं, ठीक है, उनकी मांग कर सकता है कि भाई आप जो भी प्रस्ताव पारित कर रहे हो उनको मेरे पास भेजो, मैं उनको पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। इसके अलावा और क्या कर सकता है? देखिए कुछ विधायी शक्तियाँ होती है। राज्यपाल जो है फाइनली जो बिल पास होते हैं विधानसभा के द्वारा उनको अपना फाइनल से देता है, तभी वो एक्ट बनते हैं। इसके अलावा ये कुछ बिलों को सेव रख सकता है कि मुझे पहले प्रेसिडेंट के पास भेजने हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो कानून आप बना रहे हो ये बड़े लेवल पर चीज़ों को कर रहा है, तो मुझे राष्ट्रपति को भेजना है। विधायी शक्तियां हैं, विधानसभा के सत्र को बुला सकता है, बैठक को स्थगित कर सकता है, ये सब काम है। फिर देखिए वित्तीय शक्तियां हैं, बजट को पारित करता है, फाइनेंशियल बिल को जो है भेजने से पहले सदन में उसकी परमिशन की ज़रूरत होती है। फिर न्यायिक शक्तियां होती हैं, राज्य कानूनों के तहत जो कानून बने हैं उनके खिलाफ जो अपराध होते हैं उनके प्रति किसी को समय याचना देना, उसकी सज़ा को कम करना, ये सब शक्तियाँ जो है राज्यपाल के साथ होती हैं। देखिए ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है और स्टैटिक का पार्ट है। आपको अपनी जो पॉलिटी के नोट्स हैं वहाँ से जाकर गवर्नर्स की पावर के बारे में पढ़ना चाहिए। और मेरा एक सुझाव है, जब भी आप गवर्नर को पढ़ें तो राष्ट्रपति को साथ में रख के पढ़ें, क्योंकि राष्ट्रपति और गवर्नर की पावर्स लगभग समान होती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है, एक केंद्रीय कानूनों पर अपनी शक्तियाँ रखता है, दूसरा राज्य कानूनों पर अपनी शक्तियाँ रखता है। गवर्नर की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, गवर्नर को हटाने का क्या कोई तरीका है, ये सब आपको पढ़ना चाहिए। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, गवर्नर के पास, राज्यपाल के पास विवेकाधीन शक्तियाँ होती हैं, लेकिन ये शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास नहीं होती हैं, इतना ध्यान रखिएगा। और जो मैंने आपको 4 टाइटल
टाइटल बताए हैं पावर्स के, इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। कार्यकारी शक्तियाँ क्या है कि मुख्यमंत्री और फिर उसकी एडवाइस से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और राज्य के जो अन्य बड़े अधिकारी होते हैं उनकी भी नियुक्ति करता है। विधायी शक्तियाँ क्या है, मैंने आपको बताया था, विधानमंडल में भाषण दे सकते हैं, विधानमंडल को कोई संदेश भेज सकते हैं, उसको स्थगित कर सकते हैं, भंग भी कर सकते हैं। वित्तीय शक्तियाँ क्या है, उनकी अनुमति के बिना किसी अनुदान की मांग नहीं की जाएगी। न्यायिक शक्तियाँ क्या है, मैंने बताया था, राज्य कानून के विरुद्ध जो अपराध करेंगे उनके दंड को राज्यपाल कम कर सकता है। इसके बाद देखिए अन्य अधिकार क्या है, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि न्यूज़ का कंटेस्ट इसी के संदर्भ में था। अधिकांश मामलों में राज्य के राज्यपाल विश्वविद्यालयों के पदेन चांसलर के रूप में कार्य करते हैं। फिर देखिए अधिकतर मामलों में राज्यपाल उस राज्य के जो विश्वविद्यालय, चाहे वो कृषि से रिलेटेड हो, चिकित्सा से रिलेटेड, उसके कुलाधिपति होते हैं। ये देखिए इम्पॉर्टेंट है कि एक सर्च कमेटी का गठन करके राज्यपाल विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को नियुक्त करता है और उसमें वो जो हमारे सीएम होते हैं उनकी परामर्श भी लेता है। ये अधिकार भी है, हालांकि देखिए ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है एग्जैक्टली, लेकिन ये अधिकार राज्यपाल के पास रहता है। लेकिन अभी तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने इस अधिकार को अपने पास जो है रख लिया है, ये ध्यान रखिएगा। अब आता है हमारा थर्ड टॉपिक, जम्मू कश्मीर में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जम्मू कश्मीर की यात्रा की थी, उसमें उन्होंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया और जम्मू कश्मीर में हमारे जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स भी बन रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से इस चीज़ को लेकर बहुत कड़ी निंदा की गई है, तो कड़ी निंदा के बारे में तो हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि उनका काम है करना, हमारा काम है पढ़ना। तो देखते हैं, देखिए पाकिस्तान स्लैम्स पीएम मोदी कश्मीर विजिट ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, ये देखिए उन्होंने क्या किया है, अपनी यात्रा के दौरान रतले और क्वार जल विद्युत परियोजनाओं की क्या है आधारशिला रखी है। ये देखिए आप देख सकते हैं सिंधु नदी का एक मैप है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इससे यूपीएससी को बहुत प्यार है और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको जो है मैप थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए। अब देखिए बात करते हैं, किश्तवाड़ में चिनाब नदी पर 5300 करोड़ रुपए की लागत से 850 मेगावाट की एक परियोजना और उसी नदी पर यानी कि चिनाब पर 4500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के साथ 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना का निर्माण जो है किया जा रहा है। कौन कौन सी दो परियोजना थी, एक रतले और एक क्वार, तो आपको ध्यान रखना है। रतले कितनी है 450 मेगावाट की और क्वार कितनी है 540 मेगावाट की। वर्ल्ड बैंक ने देखिए इन परियोजनाओं के तहत बांध बनाने की अनुमति भारत को 2017 में दे दी थी, लेकिन पाकिस्तान का ये कहना है कि इन परियोजनाओं को बनाकर भारत जो है सिंधु जल संधि को एक तरीके से भंग कर रहा है, भंग तो नहीं कह सकते, उसका पालन नहीं कर रहा है। तो सिंधु जल संधि क्या है ये फिर हमें पता होना चाहिए। देखिए वर्ल्ड बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान के बीच नदियों के जल के बंटवारे को लेकर आपसी बातचीत हुई थी, फिर एक समझौता जो है हुआ था और 1960 में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर जो है कर लिए थे। वर्ल्ड बैंक भी एक सिग्नेचरीज है, एक पक्षकर्ता है, संधि का है। अब ये संधि क्या कहती है, जो पूर्वी नदियां हैं रावी, व्यास और सतलुज, मैप में आप देख लीजिएगा, उस पर क्या है पूर्ण अधिकार जो है भारत को देती है। पाकिस्तान को पश्चिमी नदियां जो कि चिनाब, झेलम, सिंधु है उनके जल पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान करती है। संधि ये कहती है भारत इनका उपयोग सिंचाई के लिए, परिवहन के लिए, बिजली उत्पादन जो है के लिए कर सकता है। तो भारत के पास देखिए ये हक है कि नदियों पर वो प्रोजेक्ट्स बना सकता है और इसीलिए वर्ल्ड बैंक द्वारा अनुमति भी दी गई थी। लेकिन पाकिस्तान को रोने की आदत है तो वो अभी भी रो ही रहा है। हमें ये जानना चाहिए कि क्वार और रतले के अलावा और कौन कौन सी परियोजनाएं चिनाब नदी पर चल रही हैं। तो कीरू पनबिजली परियोजना है, पकल डल पनबिजली परियोजना है, दुलहस्ती पावर स्टेशन है, सलाल पावर स्टेशन है। सिंधु जल संधि के बारे में अगर फिर से न्यूज़ आएगी तो हम डिटेल से जो है पढ़ाई करेंगे। इसके बाद हमारा फोर्थ टॉपिक राजद्रोह कानून, ये चर्चा में है। चर्चा में क्यों है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ये मान लिया है कि भाई जो पिटीशन दाखिल की गई सेडिशन लॉ के प्रति, इस पर हम सुनवाई शुरू करेंगे और जहाँ तक मुझे याद है 5 मई की तारीख उन्होंने निर्धारित की है इसकी सुनवाई को शुरू करने की। तो सेडिशन लॉ होता क्या है, ध्यान रखिएगा, जो धारा 124A है इसमें राजद्रोह यानी कि सेडिशन को परिभाषित किया गया है और ये कहता है यदि कोई व्यक्ति सरकार विरोधी सामग्री लिखता है या बोलता है या ऐसी सामग्री का समर्थन करता है, राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करता है,
संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो उस पर राजद्रोह का मामला दर्ज हो सकता है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति देश विरोधी संगठनों से किसी भी प्रकार का सहयोग करता है या अनजाने में उनकी हेल्प करता है तो भी उस पर 124A के तहत राजद्रोह जो है लग सकता है। ये ध्यान रखिएगा, ये एक गैर जमानती अपराध है। एक बार जो है आपके ऊपर आरोप लग गया तो जमानत नहीं होती। देखिए, दोषी अगर आप पाए गए हैं तो 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। ये तो बात हुई, लेकिन अब इस राजद्रोह वाली चीज को लेकर अचानक से कोर्ट में ये मामला क्यों पहुंच गया? दरअसल NCRB का एक डाटा आया था जिसमें ये पता चला कि राजद्रोह के तहत जो मामले दर्ज होते हैं उनमें से केवल 2% मामलों में ही सजा हो रही है। तो उन्होंने बताया कि भाई आप जो लोगों को इसके अंदर आरोप लगा रहे हो और फिर जो है फाइनली उनको आरोप सिद्ध हो रहा है, ये सिर्फ 2% ही हो पा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल में केंद्र सरकार से कहा था कि ब्रिटिश काल की देन इस कानून को आप क्यों नहीं हटा रहे हैं, जिसका प्रयोग महात्मा गांधी और तिलक की आवाज को दबाने के लिए किया गया था। तो सरकार की तरफ से कहा गया था कि इस कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ प्रोविजंस ले आने चाहिए, लेकिन कानून को नहीं हटाना चाहिए। अब देखते हैं भविष्य में, ये तो छिपा हुआ है कि क्या होगा। ठीक है, ये देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, इसको प्लीज ध्यान से पढ़ लीजिएगा, अपने नोट्स में भी ऐड कर लीजिएगा। केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य, इस केस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने देश और देश की सरकार के बीच में अंतर स्पष्ट किया था। अदालत ने कहा था देश की सरकार की आलोचना करना राजद्रोह नहीं हो सकता। यानी कि आप देश की आलोचना नहीं कर सकते, लेकिन देश की सरकार अगर कोई काम गलत कर रही है तो आप उसकी आलोचना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हमारे आज के लास्ट टॉपिक की, जिसका नाम है कार्बन प्राइसिंग। ये क्यों न्यूज़ में है? देखिए एक आर्टिकल आया था, कैन क्लाइमेट चेंज बी सॉल्व्ड बाय कार्बन प्राइसिंग, और एक और इसका कंटेक्स्ट था कि जो अमेरिका में पेनिसिलिया है वो एक ऐसा राज्य बन गया है जो अपने यहाँ कार्बन प्राइसिंग को लागू कर रहा है। तो ये 2 कंटेक्स्ट थे। देखिए वर्ल्ड बैंक क्या कहता है कि लगभग 27 देशों ने किसी न किसी प्रकार का कार्बन मूल्य निर्धारण शुरू कर दिया है। कितने देशों ने? लगभग 27 देशों ने। अच्छा, कार्बन मूल्य निर्धारण होता क्या है? दरअसल ये कार्बन उत्सर्जन का एक्सटर्नल प्राइस होता है जो कि वो लोग पे कर रहे हैं बेचारे जिन्होंने वो कार्बन उत्सर्जित नहीं किया है। जैसे अगर पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी गई तो इसकी वजह से फसलों की प्रोडक्शन कम हो रही है, इसकी वजह से देखिए बीमारियां हो रही हैं, फेफड़ों के रोग हो रहे हैं, तो लोग एक कीमत अदा कर रहे हैं। तो इस कीमत को कंपनसेट करने के लिए जिसने इस कार्बन को प्रोड्यूस किया है, जो जिम्मेदार इसके एमिशन के लिए, उस पर एक प्राइस लगाया जाए ताकि उसको पता चले कि मैं ये जो अपना कार्बन एमिशन कर रहा हूँ इसकी एक्सटर्नल कॉस्ट क्या है। आसान शब्दों में कार्बन एमिशन के ऊपर उसकी कीमत को निर्धारित करना, ये देखिए हमारा कार्बन प्राइसिंग कहलाता है। ध्यान रखिएगा, इससे क्या होता है, कार्बन उत्सर्जन की लागत प्रदूषण करने वाले के लिए स्पष्ट हो जाती है। ये आपको पता चल गया। देखिए 2015 में जब पेरिस समझौता हुआ था उसने कहा 3 प्रकार से हमारी कार्बन प्राइसिंग काम कर सकती है। एक तो कैप एंड ट्रेड योजना है, एक कार्बन ऑफसेटिंग योजना है, एक कार्बन ट्रेड है, कार्बन टैक्स है। देखिए एक एक करके समझते हैं। जो हमारी कैप एंड ट्रेड योजना है वो क्या है? मान लीजिए कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी है, हमने उनके ऊपर एक कैप लगा दी कि आप इतना ही कार्बन को उत्सर्जित कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कंपनी ए को ये कहा गया था कि वो 5 जो है टन कार्बन उत्सर्जित कर सकते हैं और कंपनी बी को कहा गया था कि आप 4 कर सकते हैं। जो कंपनी बी है उसने जो है केवल 2 ही यूज की है और कंपनी ए ने कितनी 7 कर दी है। तो इसका मतलब इन्होंने अपने कोटा से 2% कम यूज किया है, मतलब 2 यूनिट कम यूज किया है, और इन्होंने अपने कोटा से 2 यूनिट ज्यादा कर दिया है। तो अब ये अपना बचा हुआ 2 इनको क्या है, ट्रेड कर सकते हैं, ये बदले में उनको पैसा दे देंगे। तो उनको क्या है, उनको जो है कम कार्बन उत्सर्जित करने के लिए एक इनिशिएटिव मिल जाएगा, फायदा मिल जाएगा। और इनको क्या है, क्योंकि कोटा से ज्यादा किया तो दंड के रूप में कहीं ना कहीं से परचेज करना पड़ेगा, तो इनको कार्बन की कीमत अदा करनी पड़ेगी। तो कैप एंड ट्रेड मॉडल ये कहलाता है। बहुत डिटेल में मैं किसी और दिन आपको समझाऊंगी। दूसरा होता है कार्बन ऑफसेटिंग योजना।
मेरे यहाँ क्योंकि डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा चल रहा है तो मेरे यहाँ कार्बन एमिशन बहुत हो रहा है, तो मैं क्यों ना किसी दूसरी जगह जाके कुछ ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट शुरू कर दूँ, ताकि जितना कार्बन मैं यहाँ उत्सर्जित कर रहा हूँ उतना ही कार्बन उत्सर्जन मैं वहाँ पर बचा लूँ। तो मैं क्या करूँ, कार्बन को ऑफसेट कर दूँ। ये कहलाता है कार्बन टैक्स। क्या होता है कि हम सीधे सीधे टैक्स ही लगा देते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है, देखिए यहाँ पर बताई गई है कि जिसने रिड्यूस ग्रीन हाउस एमिशन किया है वो कार्बन मार्केट में जाके अपना कोटा सेल करेगा। जिसने देखिए ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन किया है वो परचेज करेगा, और ये सब कहाँ होगा, ये हमारा कार्बन मार्केट में होगा। इसको देखिए आप क्या है, कैप एंड ट्रेड मॉडल के नाम से भी जानते हैं। इन तीनों के बारे में ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर ETS उत्सर्जन व्यापार प्रणाली, जिसको कैप एंड ट्रेड कहते हैं, ये बताया हुआ है, जिसमें कार्बन परमिट की जो खरीद और बिक्री होती है। दूसरा कार्बन ऑफसेटिंग परियोजना है, जिसमें कार्बन क्रेडिट जो है प्रदान किए जाते हैं। और तीसरी हमारी कार्बन टैक्स है, जिसमें प्रदूषण पर कर लगाया जाता है। 3 कीवर्ड हो गए, कार्बन परमिट, दूसरा कार्बन क्रेडिट और तीसरा आपका पॉल्यूशन टैक्स। तीनों कीवर्ड को आप समझ गए, इनको जो है ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लगातार इन वीडियोस को देखिए, आपको पढ़ाई में बेहद मदद मिलेगी। नमस्कार।